Today we continue to chapter atomic structures और structures of atoms। तो एक्चुअल में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अबाउ थ्योरम पढ़ा था। अबाउ थ्योरम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी एटम्स, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर किसी भी एटम्स में प्रेजेंट ऑर्बिटल सबसेल उसमें कैसे होता है। अब इस बेसिस पे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट अप करना है। तो फॉर योर प्रैक्टिस आप लोग जो है एटॉमिक नंबर 1 to 30 दैट मीन्स हाइड्रोजन टू जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लोग राइट अप करके अकॉर्डिंग टू अबाउ थ्योरम के हिसाब से, अबाउ के सिद्धांत के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कीजिएगा। इसमें दो चीज़ें मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसके बारे में मैं आप लोग को हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें आता है क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉपर एटॉमिक नंबर 25। इन दोनों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट अप करते हैं अकॉर्डिंग टू अबाउ थ्योरम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ये होना चाहिए किससे अकॉर्डिंग, ये होना चाहिए आपका अबाउ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। सेम ऐसे ही जब आप कॉपर का राइट अप करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ये आपका अबाउ थ्योरम के अकॉर्डिंग क्रोमियम और कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट ये जो है वो आपका रॉन्ग मेथड है, ये दोनों रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो अबाउ सिद्धांत के अपवाद की बात कर रहे हैं और ये दोनों जो है एक्सेप्शनल केस यानी अपवाद में आते हैं। तो ये आपका एक्सेप्शनल ऑफ अबाउ थ्योरम अपवाद मतलब जो अबाउ थ्योरम का फॉलो नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो इनका जो है वो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सही तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट वे होगा ये आपका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। सेम ऐसे ही जब आप बात करेंगे कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 ये जो है आपके करेक्ट वे है, यानी ये आपका राइट पैटर्न है राइट अप करने का। याद रखेंगे ये दोनों जो है एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है किसका, अबाउ थ्योरी का। अब यहाँ पास बात करते हैं कि हम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट अप क्यों किए कि जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जो करेक्ट आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये वाला जो अबाउ वाला है वो उसका फॉलो क्यों नहीं करता है, यानी अबाउ के रूल को फॉलो क्यों नहीं करता क्रोमियम और कॉपर। तो इसका मेन रीज़न है जो ड्यू टू स्टेबिलिटी, स्थायित्व की वजह से, क्योंकि इन दोनों केसेस में वो ज़्यादा स्थायी होता है। अब कैसे पता चलेगा कि वो ज़्यादा स्थायी इस केस में होगा, तो एक्चुअल में जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें दो आपके प्रमुख या मेन जो है वो आपके पॉइंट आते हैं। फर्स्ट आपका आता है सिमेट्रिक फैक्टर, सिमेट्री फैक्टर्स, और सेकंड आपका आता है एक्सचेंज
एनर्जी, ऊर्जा का विनिमय। पहला जो है आपका सिमेट्री फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं सममित फैक्टर। तो इसमें होता क्या है सममित फैक्टर में या सिमेट्रिकल में बोलते क्या है, तो बोलता है ए सिमेट्री फैक्टर लीड टू द स्टेबिलिटी। ये क्या करेगा, लीड्स टू स्टेबिलिटी, स्थायित्व को दर्शाता है, उसको लीड करता है। कैसे, लीड टू द स्टेबिलिटी इन नेचर एंड द एक्चुअल हाफ filled or complete filled subshell have the symmetrical distribution of electron। तो इस केस में दो चीज़ें हैं, या तो आपका हाफ या फिर आपका कंप्लीट filled सबसेल। तो अब जितने भी सब सेल हैं या तो वो कंप्लीट फिलअप हो या फिर हाफ फिलअप हो, तो ऐसे दो केस में ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है वो समान रूप से या सममित रूप से करता है। तो अब जब सममित रूप से करता है तो इसमें हम बात कर सकते हैं जैसे P(S1), P3, D5, F7, ये केस हो, यानी S ब्लॉक में 1, P ब्लॉक में 3, D ब्लॉक में 5, F में आपका सबसेल की बात हो रही है, F में आपका 7। अदरवाइज S2, P6, D10, F14, ये आपके अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप है तो ये जो है आपका सिमेट्री फैक्टर्स यानी सममित जो है वो फैक्टर्स को दर्शाता है। और जितना ही या तो सबसेल हाफ फिल्ड अप हो या कंप्लीट फिल्ड अप हो, तो ऐसे केस में ये इसके स्थायित्व को दर्शाता है। यानी कोई भी उपकोष सबसे ज़्यादा स्थायी तब होगा जब उसका अंतिम जो सबसेल है वो या तो उसकी कंप्लीट कैपेसिटी का हाफ फिल्ड अप हो या तो कंप्लीट जितना भी उसकी कैपेसिटी हो पूरी तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप हो। तो ये तो बात हो गई पहला सिमेट्री फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज विनिमय, जिसको एक्सचेंज एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं विनिमय ऊर्जा या ऊर्जा का विनिमय। एनर्जी को कैसे एक्सचेंज करेगा, तो जब हम एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं तो द इलेक्ट्रॉन विद द पैरेलल स्पिन प्रेजेंट इन द डीजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिट्स टेंड टू द एक्सचेंज दियर पोजिशन म्यूचुअली, change to their position of mutually. During such a exchange some energy is lost called the energy या exchange energy denoted by E। कहने का मतलब ये हुआ कि जब पर्टिकुलर किसी भी सबसेल में एनर्जी यानी ऊर्जा का जब विनिमय होता है, एनर्जी को क्या करेगा जब आपका रिलीज करेगा तो ऐसे मतलब एक्सचेंज करेगा तो एनर्जी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है उसमें से क्या होती है रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो ऐसे केस में आप देखिएगा यहाँ पास जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पास ये 3D4 क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ 3D5 क्यों लिखे हम, मतलब करेक्ट वे में हमने 3D5 क्यों लिखा। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं सपोज आपका 3D4 है और एक आपका 3D5 है, इन दोनों को हमको कैलकुलेट करना है, यानी एक्सचेंज एनर्जी कैलकुलेट करना है किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर समझिएगा ये टोटल है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम बात करते हैं 3D4 इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पास देखिएगा ये 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो है आपका हाफ फिल्ड अप है। तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉन को हम एक्सचेंज करेंगे तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये एक्सचेंज इसके साथ कर सकता है, फिर और किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, और किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है भाई ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। ओके, ये हो गई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात। अब इसी में हम जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं
तो ये जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। अब जो है थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज करेगा, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली वन ये जो है इसके साथ एक्सचेंज करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सचेंजेशन होगा या एक्सचेंज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कितने वे में एक्सचेंज करेगा। तो इसमें पहला आप जब कैलकुलेट करिएगा 3d4 का, तो देखिएगा इस टाइप का कैलकुलेशन आएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 2 3 एक्सचेंज एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो आपका एक्सचेंज करेगा ओनली 2। थर्ड इलेक्ट्रॉन 1 एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज 0। सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इज 3 + 2 + 1 6e। ओके, ये हम बात कर रहे हैं किसका, D4। अब इसी में हम लोग बात करते हैं किसके लिए, हम लोग बात करते हैं आपका D5 के केस में। तो D5 केस में हम ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसने बोला था क्या, स्पिन कैसे करता हो, तो सेम डायरेक्शन में जब हम वो मूवमेंट करता है तब की बात हो रही है। तो जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पास 3d5 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे 1 2 3 4 5। अब एक्सचेंज एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो एक्सचेंज एनर्जी मतलब सेम पैटर्न पे चलेंगे। तो अब यहाँ पास देखिएगा ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसके किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, फिर इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है एक्सचेंज, और इसके साथ भी कर सकता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो आपका एनर्जी या एक्सचेंज एनर्जी आया, ये आपका 1 2 3 4e। सेम वे में बात कीजिए अब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकता है भाई इसके साथ, ये इसके साथ भी कर सकता है और इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। तो जब इसके साथ टोटल कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 3 एक्सचेंज एनर्जी। अब बात करते हैं इसमें हम थर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा किसके साथ, ये इसके साथ और इसके साथ, तो यहाँ पास आ गया 2e। अब बात करते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा ओनली 1e एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज 0e। सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इज 4 + 3 7, 7 + 3 10। ये आ गया आपका 10e। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जब पर्टिकुलर किसी भी सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा यानी टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी हाई अगर होता है, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को दूसरे यानी पैरेलल इलेक्ट्रॉन के साथ जब एक्सचेंज करता है, तो ऑलवेज कुछ ना कुछ एनर्जी वो लॉस करता है, यानी एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब एनर्जी रिलीज करेगा, तो ऐसे केस में इस एनर्जी को यानी लॉसेज एनर्जी जो है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो पर्टिकुलर किसी भी सबसेल में एक्सचेंज एनर्जी जितना हाई होगा, इट इज़ मोर स्टेबल, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो हम देख रहे हैं कि 3d5 have 10e means 10 exchange energy and 3d4 have 6 exchange energy. तो 3d5 have more exchange energy, so that means 3d5 is more stable compare than 3d4। तो ये आपका सेकेंड फैक्टर है आपका एक्सचेंज एनर्जी। तो इसलिए इन दोनों का यानी क्रोमियम और कॉपर का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं, तो लास्ट में 3d4 की जगह पे हम क्या करते हैं, ये 4s का 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इस सेल में जाता है और ये 3d5 हो जाता है, जो हाफ अनपेयर्ड, यानी ये जो है 3d की कैपेसिटी मैक्सिमम 10 होती है, तो उसका हाफ फिल्ड अप कर देता है, जिसके अर्धपूरित हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्थायी होता है कंपेयर देन 3d4। सेम यही पैटर्न फॉलो करते हैं हम 3d9 में। तो इसमें भी आपका 4s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके
3D9 में चला जाता है और ऐसे में 3D सब सेल जो है या ऑर्बिटल जो है वो आपका कंप्लीटली फिल्ड अप हो जाता है। यही प्रोसेस है और ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने को पूछता है, कई बार इसका ये एक्सेप्शनल क्यों है या क्यों ऐसा बाउल रूल्स को फॉलो नहीं करता ये पूछता है। ओके, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, इसको बोलते हैं अपवर्जन, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इन 1905 वुल्फगैंग पाउली जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने फिजिक्स थे, मतलब फिजिशियन थे, तो इन्होंने जो है एक थ्योरी दिया या प्रिंसिपल दिया रिलेट टू क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर से संबंधित एक रिलेशनशिप या एक प्रिंसिपल दिया। इन्होंने बोला नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आर सेम, यानी कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी भी एटम्स में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स आर सेम। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विथ एग्जांपल। अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो लेट एटम्स लाइक हीलियम, हमने क्या के लिया, हीलियम एक एटम्स लिया, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, s सबसेल दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल ओनली 1, एंड मैंने पहले ही बताया था कि इस फॉर्म में अगर हम राइट अप करते हैं तो इसमें ये वो अपर में जो नंबर रहेगा ये आपका रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा सबसेल, और ये जो फ्रंट में SPD के पहले जो नंबर रहेगा ये रिप्रेजेंट करेगा सेल। तो यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अपना 1 2। अब यहाँ पास जब देखें तो अगर इसने बोला है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हैं किसी एटम्स में जिसके चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या हो, समान हो। तो जब हम बात करते हैं तो इसमें पहले कैलकुलेट करेंगे हम 1s2 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर को हम कंपेयर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड टू n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैंने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए प्रीवियस वीडियोस में कि कभी भी आपका SPD अगर लिखा है तो जस्ट बिफोर SPD जो भी नंबर रहेगा ये नंबर ऑलरेडी रिप्रेजेंट करेगा किसको, नंबर ऑफ सेल, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ n। तो n इक्वल 1 इन बोथ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम पैटर्न पे चलेंगे। अब बात करते हैं L। तो मैंने आपको एक टेबल प्रिपेयर करके बोला था कि अगर S सबसेल प्रेजेंट है, ऑफकोर्स S है, तो ऑलवेज L की वैल्यू क्या होगी, 0। सो L इक्वल 0, L इक्वल 0 इन बोथ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं M जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था M इक्वल माइनस L 0 प्लस L। तो अब तो ऑलरेडी L की वैल्यू ही 0 है, तो टोटल ओवरऑल क्या हो गया आपका 0। सो M इक्वल 0 इन बोथ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम फोर्थ जिसको हम S स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमको ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का जो है हेड देखना है। तो इसका अगर अपर साइड में एरो हेडेड है, मतलब ऊपर में अगर तीर का निशान बना है, दैट मीन्स ये मूव कर रहा क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज तो S इक्वल प्लस हाफ। और यहाँ पर देखिएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो हेड है एरो हेडेड वो आपका बॉटम साइड में है, दैट मीन्स S इक्वल इज माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज। तो
जो पाउली का एक्सक्लूजन थ्योरी था, इसमें बोला था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है पर्टिकुलर किसी एटम्स में जिसके चारों क्वांटम संख्याओं का मान सेम हो। तो हम देखते हैं कि 3 क्वांटम नंबर यानी NLM ये तो सेम है, बट फोर्थ वाला क्या हो गया आपका, ये डिफरेंट है, यानी जो चक्रण क्वांटम संख्या होता है जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, ये आपका क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। तो यही है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर इसमें हम बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन में, तो हम ये बोल सकते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atoms can have the same set of the 4 quantum numbers or and orbitals can have the maximum 2 electron। कोई एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, एंड दिस मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो उसमें बाकी के 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, बट जो स्पिन क्वांटम नंबर रहेगा वो ऑलवेज जो है एक दूसरे के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो यही है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम लोग हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। तो हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम कहता क्या है? हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम एक्चुअल में ये कहता है कि पर्टिकुलर एक ही कोष यानी एक ही सेल में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे जी, उनमें विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक संभव नहीं है जब तक कि सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो। बात को समझिएगा, किसी भी एक ही कोष में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं है जब तक कि उन सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर न जाए। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d and f orbitals cannot occurs until each orbits of a given subcell, जितना भी सबसेल है उसके ईच ऑर्बिट्स, मतलब जैसे s है, p है, d है, तो p में आपके 3 सबसेल हैं और सेम एनर्जी लेवल है। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डिग्रेडेड ऑर्बिटल्स यानी सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, मतलब जो कक्षक हम बात कर रहे हैं उसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d and f orbitals cannot occur until each orbitals of a given subcell contain 1 electron each। कम से कम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले होना चाहिए। R इज सिंगली ऑक्युपाइड, या फिर वो सिंगल उसमें भरा हो। अब जैसे हम इसके एग्जाम्पल को अगर समझना चाहें तो जैसे हम लोग कार्बन की बात करते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब ये आउटर मोस्ट सबसेल देखिएगा, तो ये सबसेल है आपका p, और p में जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, बट यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली 2 है। तो सबसे पहले इसमें पहला इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हम जो है वो नेक्स्ट सबसेल में यानी नेक्स्ट ऑर्बिटल में मूव कराते हैं या उसमें फिलअप करते हैं। यानी यहाँ पास इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, ये जो पेयर होना चाहिए था, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि, अब जब इसी में हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3 p3। तो अब ये 1 2 3, तो यहाँ पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये आया सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये आया थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या देखते हैं कि p सबसेल में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी लेवल वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन सब में क्या हुआ, सिंगली ऑक्युपाइड्स या 1 इलेक्ट्रॉन ईच, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया। तो अब इसके बाद का जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4। अब जब p4 आया तो सबसे पहले p आपका जो है वो सबसेल है, इसमें नंबर ऑफ
ऑर्बिटल्स 3 हैं, तो 1 2 3, ये आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। अब 4th इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास कोई भी ऐसा ऑर्बिटल्स बचा नहीं है जिसमें जो कंप्लीटली क्या हो, एम्प्टी हो, यानी खाली हो। तब क्या करेंगे, तो 4th इलेक्ट्रॉन फिर आपका फर्स्ट सब सेल में जाएगा और फर्स्ट सेल में जा करके फर्स्ट सब सेल में ये आपका पेयर बनाता है, युग्मन होता है। तो यही चीज़ बोलता था, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन P, D and F orbitals cannot occur until each orbitals of a given सबसेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक जो है गिवन आपका जो दिया हुआ सबसेल है उसमें उपस्थित जितने भी सेम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स हैं, जब तक कि उन सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं हो जाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉन जो है जोड़े के रूप में नहीं भरेंगे। यही आपका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसी को बोलते हैं अधिकतम हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। ओके गाइस, अब इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आते हैं आपके अबाउट थ्योरम, पाउली एक्सक्लूजन थ्योरम, क्वांटम नंबर से रिलेटेड। तो मैंने पूरे पैटर्न आपको बता दिए, पूरे रूल्स आपको बता दिए और ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या आपके जुड़े हुए आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस मटेरियल की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है तो वहाँ तक उसको पहुँचाइए, यानी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।